हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईपीएफओ के एक नए अपडेट के बारे में जो जुड़ा हुआ है ईपीएस की हायर पेंशन के फॉर्मूले को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर हायर पेंशन का कैलकुलेशन कंप्यूटेशन कैसे होने वाला है, क्या फॉर्मूला वो यूज करने वाले हैं और किस तरह से इसका प्रोसेस रहने वाला है, ये इन्होंने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि हमें पता है, ईपीएफओ ने जो एम्प्लॉयर और कंपनी है उसको 3 महीने का समय अभी और दे दिया है वेज डिटेल सबमिट करने के लिए, क्योंकि जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि करीबन 5.5 लाख लोगों के अभी भी एप्लीकेशन पेंडिंग है ईपीएफओ के पास में। तो जो एम्प्लॉयर एसोसिएशन से जो रिक्वेस्ट डाली गई थी ईपीएफओ के सामने, तो ईपीएफओ ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और टिल 31 दिसंबर 2023 तक अब जो है ईपीएफओ एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा। तो उसके बाद में ही हायर पेंशन मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ईपीएफओ ने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया है कि जो ईपीएफ 95 हायर पेंशन का फॉर्मूला किस तरह से रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं देखिए मेरी ईपीएफओ की मेन वेबसाइट पर आ गया हूँ। यहाँ पर आप गूगल पर सिंपली ईपीएफओ टाइप करेंगे तो वहाँ पर इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो लिंक है उस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर ऊपर की तरफ देखिए दोस्तों, आपको सर्विसेज लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इम्प्लॉइज फॉर इम्प्लॉइज में जाना है। इसके बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ सर्विसेज लिखा हुआ है। यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। ये करने के बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, ये देखिए इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पर जो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस फॉर पेंशन और हायर वेजेस, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। अब ये देखिए दोस्तों, जो जहाँ पर इन्होंने अपडेट किया है वो है ये इंपॉर्टेंट लिंक्स में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, ये इंग्लिश के अंदर है और ये इसी तरीके से हिंदी में भी अवेलेबल है। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जो है इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में इसको थोड़ा सा एवल्यूट करूंगा क्योंकि इंग्लिश में ये थोड़ा इजी रहता है। बहुत से व्यूअर्स जो इंग्लिश में प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं हिंदी में भी इसको थोड़ा सा आपको एलिब्रेट करता चला जाऊंगा ताकि समझने में आसान हो। यहाँ पर देखिए, जो जो रिवाइज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसी के अंदर इन्होंने जॉइंट ऑप्शन के बारे में भी बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चेक करने होंगे और क्या यहाँ पर जो फोर्थ ऑफ क्वेश्चन है कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन किस तरह से रहने वाली, यानी क्या फॉर्मूला ईपीएफओ यूज करेगा हायर पेंशन कैलकुलेशन, उसके बारे में भी बताया गया। तो जो पहले के 3 क्वेश्चन है वो मेजरली कवर कर रहे हैं क्या डॉक्यूमेंट चेक करने होंगे पीएफ ऑफिसर्स को हायर पेंशन कैलकुलेट करने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चेक करने होंगे और किस तरह से उनको जो है पेंशन प्रोसेस करनी है। तो जो मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट 3 क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पर देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, as per the circular, what documentary evidence can be considered as a proof of joint option under para 26(6)। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चेक करने होंगे एप्लीकेशन को वैलिडेट करने के लिए। तो जो आंसर फर्स्ट का जो पहला पॉइंट है, परमिशन अंडर पैरा 26 अपलोडेड बाय द एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि पहली चीज तो जो जॉइंट ऑप्शन हमने पहले भी बात की थी वीडियो में कि अगर उसने हायर वेजेस पे पीएफ कंट्रीब्यूशन की अगर कोई परमिशन ली है तो वो अपलोड करी होनी चाहिए जब उसने एप्लीकेशन सबमिट की हो। दूसरा पॉइंट है कि इफ परमिशन अंडर पैरा इज नॉट रेडीली अवेलेबल देन फील्ड ऑफिस से शुड वेरीफाई दैट। यानी कि अगर परमिशन अवेलेबल नहीं है, यानी जो एप्लीकेंट है पेंशनर उसने परमिशन सबमिट नहीं करी, अपलोड नहीं किया है, तो इसके बाद में उन फील्ड ऑफिसर को क्या क्या चेक करना होगा, ये यहाँ पर सेकंड वाले पॉइंट पे इन्होंने बताया। तो जो सेकंड का ए है, एम्प्लॉयर शेयर of PF contribution has been remitted on employees' pay exceeding the prevalent statutory wage ceiling of rupees 5,000, 6,500, 15,000 per month from the day
द पे एक्सीडेड द वेज सीलिंग और 16 नवंबर 95 विचेवर इज लेटर। यानी कि ये जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है, जो हायर पेंशन का कैलकुलेशन उन्हीं लोगों एलिजिबल है जिनका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर साइड का वो एक्चुअल वेजेस पे हुआ, यानी कि वेज सेलिंग 5000, 6500 to 50,000 टाइम टू टाइम थी, उससे एक्सीडिंग अमाउंट पर पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा करवाया था एम्प्लॉयर ने। तो ये एक चीज जो है फील्ड ऑफिसर को चेक करनी है। दूसरा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है वो भी एम्प्लॉयर ने पे किए हो इस पीरियड में उन पर्टिकुलर पेंशनर के पीएफ अकाउंट में। तीसरा है सी जो पॉइंट है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय हैज बीन अपडेटेड विथ इंटरेस्ट, यानी कि जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट है एम्प्लॉय का वो अपडेटेड हुआ हो। और डी जो पॉइंट है, any of the following document have been submitted along with application for validation of joint option as per proof of joint option under permission 26, यानी कि जो एप्लीकेंट है पेंशनर है उसने इन जो एप्लीकेशन के अलावा कुछ एविडेंस यानी कुछ डॉक्यूमेंट जमा करवाया। वो डॉक्यूमेंट क्या हो, वेज डिटेल सबमिटेड बाय द एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर ने वेज डिटेल सबमिट की हो अलोंग विथ एप्लीकेशन। एनी सैलरी प्रूफ और लेटर फ्रॉम ऑथेंटिकेटेड बाय एम्प्लॉयर, यानी या तो सैलरी स्लिप सबमिट की हो या फिर ऑथराइज्ड एम्प्लॉयर के द्वारा एक लेटर सबमिट किया हुआ। अगला पॉइंट है कॉपी ऑफ जॉइंट रिक्वेस्ट एंड अंडरटेकिंग फ्रॉम एम्प्लॉयर, यानी कि जॉइंट रिक्वेस्ट भी इन्होंने सबमिट किया, ये डॉक्यूमेंट भी प्रूफ चेक करना होगा। लेटर फ्रॉम पीएफ ऑफिस इशूड प्रायर टू 4 नवंबर 2022 इंडिकेटेड पीएफ कंट्रीब्यूशन ऑन हायर वेजेस, जो ऑलरेडी हमने बात की, अगर पहले से परमिशन लिया हो तो उसका कोई प्रूफ एविडेंसी प्रूफ जमा करवाए। तो इनमें से फील्ड ऑफिस को चेक करना है कि ये इनमें से कोई ना कोई एविडेंसी प्रूफ जरूर सबमिट किया हो एप्लीकेंट ने यानी पेंशनर ने। अब यहाँ पर फर्दर ये और मेंशन कर रहे हैं कि अगर एप्लीकेंट्स हु क्वालिफाइड टू ए टू डी अबव एंड आर ऑलरेडी contributing have contributed till retirement superannuation on actual pay, if they have not submitted their joint request and undertaking of employer can submit the same at the time of final claimant settlement through their last employer, यानी कि अभी भी ईपीएफओ मौका दे रहा है जिन्होंने जॉइंट रिक्वेस्ट का जो परफॉर्म है वो सबमिट नहीं किया था एप्लीकेशन सबमिट करने के टाइम में, तो वो एप्लीकेशन ग्रांट होने तक भी इसको जमा करवा सकते हैं। इसका जो परफॉर्म है यहाँ पर इन्होंने इसी के साथ में अटैच किया है, वो जो मैं आपको वीडियो में लेटर ऑन आपको बता दूंगा वो परफॉर्म कहाँ है, नीचे की तरफ ही है। उसको आप अगर अभी तक भी आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है और जमा नहीं करवाया है तब भी आपके पास में मौका रहेगा कि आप इसको जमा करवा पाएंगे। अब जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर क्वेश्चन है, वाइल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ ऑप्शन जॉइंट ऑप्शन नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैज बीन सबमिटेड एज अ प्रूफ ऑफ जॉइंट ऑप्शन अंडर पैरा 26 वेदर दिस एप्लीकेशन जॉइंट ऑप्शन कैन बी रिजेक्टेड ऑन दिस ग्राउंड, यानी कि अगर किसी एप्लीकेंट ने कोई भी जो एविडेंस प्रूफ अगर सबमिट नहीं किया तो क्या एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर ये आंसर दे रहे हैं नो। द RPFC यानी कि जो फील्ड ऑफिसर है विल ऑब्टेन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट एज मेंशन इन आंसर 1 फ्रॉम द एम्प्लॉयर एंड नो एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ ऑप्शन जॉइंट ऑप्शन कैन बी रिजेक्टेड ओनली ऑन दिस ग्राउंड इफ अदरवाइज एलीगल, यानी कि एटलीस्ट इनके पास में कोई एक भी एविडेंस अगर एप्लीकेंट ने एम्प्लॉयर के द्वारा जमा करवाया है तो उसको कंसीडर किया जाएगा। और RPFC जो फील्ड ऑफिसर है उनकी जिम्मेदारी होगी कि कोई ना कोई वो एविडेंस जुटाकर जो है एप्लीकेशन को फर्दर प्रोसेस करे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तीसरा क्वेश्चन है, इफ अ मेंबर पास्ट मेंबर ऑफ पीएफ एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट हैज नॉट सबमिटेड जॉइंट रिक्वेस्ट एंड अंडरटेकिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू द ट्रस्ट फॉर कंट्रीब्यूशन ऑन हायर वेजेस अंडर द रूल्स ऑफ द ट्रस्ट, हाउ विल सच केसेस बी कवर्ड। ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट में वर्क किए थे, तो उनका भी आंसर इन्होंने लगाया था केस शैल बी गवर्न इन द सेम मैनर एज आंसर 1 और 2, यानी जो सेम प्रोसेस है वो यहाँ भी एप्लीकेबल होने वाला है। अब जो मेजर है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन, यानी कि पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों ध्यान से अब वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एप्लीकेबल फॉर्मूला फॉर मेंबर पेंशन कैलकुलेशन, यानी कि फॉर्मूला क्या रहने वाला है।
तो आंसर यहाँ दिया हुआ है द पेंशन कैलकुलेशन विल बी एज पर पैरा 12 ऑफ EPS 95. The date of commencement of pension will determine the applicable formula for calculation of pensionable service, pensionable salary and pension. यानी कि जो मेजर बात है वो है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पेंशन, यानी कि जब से आपकी पेंशन स्टार्ट हुई है उसी पीरियड से ये डिक्लेयर किया जाएगा कि पेंशनेबल सर्विस क्या रहेगी, पेंशनेबल सैलरी क्या रहेगी और पेंशन क्या बनने वाली है। इसको फर्दर इन्होंने और क्वेश्चन के माध्यम से इसको एलोबरेट किया। यहाँ पर देखिए जो 5वां क्वेश्चन है, हाउ विल मेंबर पेंशनेबल सैलरी बी कैलकुलेटेड फॉर मेंबर्स ऑफ EPS 95 एलिजिबल फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस who retired prior to 1st September 2014 where the date of commencement of pension is prior to September 14. तो इस क्वेश्चन में ये एग्जांपल लिया गया कि अगर कोई पेंशनेबल पेंशनर है वो सितंबर 2014 से पहले रिटायर्ड हुआ है और उसकी पेंशन भी सितंबर 2014 से पहले चालू हो गई है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सिंस date of commencement of pension is prior to September 2014, the pensionable salary shall be calculated based on average monthly paid on during contributive period of service in the span of 12 months preceding the date of exit from the membership of the pension fund. यानी कि अगर कोई पेंशनर सितंबर 2014 से पहले रिटायर्ड हुआ है और उसकी पेंशन भी उससे पहले चालू हो गई है, तो लास्ट 12 मंथ का जो है बेसिक एवरेज लिया जाएगा पेंशन कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, ये एक यहाँ पर क्लियर हो गया कि अगर कोई पेंशनेबल सितंबर 2014 से पहले रिटायर्ड हुआ है और पेंशन भी उसी टाइम में चालू हो गई है, तब लास्ट 12 मंथ्स को जो है कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पर जो 6th क्वेश्चन है, हाउ विल मेंबर पेंशनेबल सैलरी बी कैलकुलेटेड फॉर मेंबर्स ऑफ EPS 95 एलिजिबल फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस who retired prior to September 2014 but where the date of commencement of pension is on after September 2014. तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अलग यह किया है कि जो पेंशनर है वो सितंबर 2014 से रिटायर्ड हो गया है, लेकिन जो पेंशन कैलकुलेशन हुई है, जो पेंशन चालू हुई है वो सितंबर 2014 के बाद में हुई, तो उनके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर इन्होंने आंसर दिया है सिंस डेट ऑफ कमेंसमेंट। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो जोर दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी कि पेंशन कब से चालू हुई है, तो उसी के बेस पर जो है सारा कैलकुलेशन होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सिंस डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पेंशन इज ऑन और आफ्टर सितंबर 2014 the member pensionable salary shall be calculated based on the average monthly paid on during the contributive period of service in the span of 16 months preceding the date of exit from the membership of the pension fund. तो दोस्तों यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई है, जो EPFO यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपने अगर भले ही सितंबर 2014 से पहले रिटायरमेंट लिया हो, लेकिन अगर आपका पेंशन कमेंसमेंट पेंशन चालू हुई है वो अगर आफ्टर सितंबर 2014 से है, तो जो हायर पेंशन का कैलकुलेशन होगा वो लास्ट 60 मंथ्स के एवरेज कैलकुलेशन पर ही होगा। तो यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन के द्वारा ये क्लियरिटी आपको मिल गई होगी। अगर आपका भले ही सितंबर 2014 से पहले रिटायरमेंट हो, लेकिन अगर पेंशन सितंबर 2014 से बाद स्टार्ट हुई है तब 16 मंथ्स लिया जाएगा, और अगर पहले है दोनों पीरियड तो 12 मंथ्स जो लिया जाएगा कैलकुलेशन में। अब यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन 7 के माध्यम से और थोड़ा इसको एलोबरेट किया है एग्जाम्पल के द्वारा। यहाँ देखिए, हाउ विल मेंबर पेंशनेबल सैलरी बी कैलकुलेट फॉर मेंबर ऑफ EPS 95 who have retired after September 2014, यानी कि जो सितंबर 2014 के बाद में रिटायर्ड हुए हैं तो उनका कैलकुलेशन कैसे रहने वाला है। तो यहाँ पर इन्होंने आंसर दिया है द मेंबर पेंशनेबल सैलरी कैलकुलेशन शेयर डिपेंड ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट। यहाँ पर देखिए दोस्तों फिर से वही बात है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पेंशन क्या रही है उसी के ऊपर सारा खेल है। तो यहाँ पर एग्जांपल इन्होंने लिया है कि पहला एग्जांपल है ए रिटायर्ड फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट एक्स एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, यानी 60 साल के रिटायरमेंट ऑन जनवरी 2015 में वो रिटायर्ड होता है एज ऑफ 60, इवन दो हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट इज January 2015,
For the purpose of EPS 95, he will be treated as superannuated at the age of 58. ऑब्वियसली है वो 58 जो है 2000 सितंबर 2014 से पहले हो गया होगा, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया। Accordingly, his pensionable salary shall be calculated based on the average monthly pay drawn during contributory period of service in the span of 12 months preceding the date of exit from the membership of the pension fund। यानी कि उसने जो रिटायरमेंट का सुपीरियड है वो 58 ईयर्स जो है सितंबर 2014 से पहले कंप्लीट कर लिया है, तो जो है पेंशन कैलकुलेशन लास्ट 12 मंथ के एवरेज पर होगी। बी एग्जांपल लिया है कि इफ बी रिटायर्ड फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट एक्स एट द एज ऑफ 50 ईयर्स on January 2012, even though he retired in 2012, he can opt to take pension at the age of 58 after September 2014. Accordingly, his pensionable salary shall be calculated based on the average monthly pay drawn during a contributory period of service in the span of 16 months preceding the date of exit from the membership of the pension fund। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि ये जो मान के चल रहे हैं ये 58 को ही कंसीडर कर रहे हैं कि आप 58 ईयर्स कब होंगे। अगर सितंबर 2014 से पहले हो रहे हैं, आपकी पेंशन स्टार्ट हो गई है, तो लास्ट 12 मंथ्स का जो है एवरेज लिया जाएगा। और अगर आप 58 ईयर्स सितंबर 2014 के बाद हो रहे हैं तो जो है लास्ट 60 मंथ्स का जो है एवरेज लिया जाएगा पेंशन लेवल सैलरी कैलकुलेशन करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो मेजर जो डिपेंड करेगा डेट ऑफ कमेंसमेंट कब से पेंशन स्टार्ट हुआ है और आपका टाइम पीरियड क्या है। अगर आपने सितंबर 2014 से पहले रिटायर्ड किया, पेंशन भी चालू होगी तो 12 मंथ्स उस, और अगर उसके बाद है तो 16 मंथ्स लिया जाएगा। तो दोस्तों ये एविडेंस आप खुद डाउनलोड करके इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि आपको भी इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आई होप मैंने पूरा क्लियर किया होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ए मेंबर विल बी रिटायरिंग इन फ्यूचर, से फॉर एग्जाम्पल 2030, हाउ विल हिज पेंशन बी कैलकुलेटेड। यानी अगर कोई 2030 में रिटायर्ड होता है तो उसकी पेंशन कैलकुलेशन कैसे होगी। द पेंशन आंसर दिया है द पेंशन विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द प्रीवियस प्रोविजन ऑफ EPS 95 दैट विल एग्जिस्ट एज ऑन डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पेंशन। यानी कि फ्यूचर में जब भी कैलकुलेशन होगा तो उस समय जो भी प्रोसेस रहेगा, जो भी फॉर्मूला रहेगा, तो वो उस समय लागू होगा। यानी कि हो सकता है EPFO इसमें और कुछ चेंजेस लाए तो उस समय जो भी फॉर्मूला प्रोसेस रहेगा वो उस समय लागू होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, इस तरह से इन्होंने क्लियर कर दिया है। ये क्वेश्चन आंसर आप भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। जो क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक इसके बारे में डिटेल में बताया गया है, तो आप भी इसको पढ़कर समझ सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि आपका टाइम पीरियड क्या है, कब से आपकी जो है कंप्यूटेशन हुई है पेंशन का, और उस हिसाब से आपका जो 12 मंथ्स एवरेज लिया जाएगा या फिर 60 मंथ्स एवरेज लिया जाएगा पेंशनेबल सैलरी कैलकुलेशन करने के लिए। इसके अलावा जो जॉइंट ऑप्शन की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ ये परफॉर्मा इन्होंने दे दिया है, यहाँ से आप इसको ले सकते हैं डाउनलोड करके। इसको जब आपसे मांगा जाए हाई पेंशन के टाइम में, जब आपने एविडेंस के तौर पर मांगा है तो आप इसको फिल करके जो है जमा करवा सकते हैं। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। EPFO की हायर पेंशन मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई, वहाँ पर इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, किस तरह से जॉइंट ऑप्शन का परफॉर्मा फिल किया जाता है, वो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से क्लियरिटी हो गई होगी कि कैलकुलेशन किस तरह से होने वाली है और EPFO हायर पेंशन के लिए क्या फॉर्मूला, क्या स्ट्रेटेजी यूज करने वाला है। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है शर्मा जी हेल्प के नाम से, आप चाहें तो मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आपके व्हाट्सअप में जाकर अपडेट पर क्लिक करना है और अपडेट में चैनल लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप शर्मा जी हेल्प चैनल सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, उसको आप जो फॉलो कर सकते हैं। और आपको जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है तो वहाँ भी आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं वहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर दे पाऊँगा, क्योंकि बहुत सी बार यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, काफ़ी कमेंट्स आते हैं तो टाइम की वजह से ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली इसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन आंसर आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मुझसे व्हाट्सएप चैनल में पूछिए, मैं उसकी पूरी जो है आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।